मैं बात करना चाह रहा हूँ कि बॉडीज एंड कॉम्प्लेक्स को कैसे उनके बारे में पता कर सके कि बॉडीज और कॉम्प्लेक्स होते क्या है और करते क्या है। एब्सोल्युटली मैं बात करना चाह रहा हूँ कि व्यक्ति को देखकर बता दें उसके बारे में कि वो किस तरीके का व्यक्ति है, क्या हमारे लायक है, और व्यक्ति को देखकर बता दें इस बारे में कि ये भविष्य में क्या कर सकता है, समय के अनुसार कब तक करेगा, कैसे करेगा। ये सब चीज़ें सिर्फ 2 चीज़ों से पता चलेगी, गुण और चाल। तो जानना क्या है, देखो पहली बात तो आप ये समझना पड़ेगा किसी भी टाइप की बॉडी हो, कोई भी टाइप का कॉम्प्लेक्स हो, लॉजिक सब पे सेम वर्क करेगा। क्योंकि दुनिया बनाई मैंने इस तरीके से है कि हर जगह हर कॉम्प्लेक्स को समझने के लिए मैं कई बार टेंस हो जाता हूँ। टेंस मतलब कि थक जाता हूँ या बोर हो जाता हूँ या मैं बहुत वो हो जाता हूँ डिप्रेस। तो फिर मैं यूँ सोचता हूँ, तो मैं कल्पना करता हूँ काश कि सब जगह मुझे एक जैसी चीज़ें मिलने लग जाए, सेम लॉजिक। तो जैसे ही मैंने कल्पना इच्छा करी, ध्यान लगाया, फोकस लगाया, तो समय के साथ धीरे धीरे वो चीज़ें होने लग जाती, घटने लग जाती। ओवरऑली ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। एक ह्यूमन बॉडी, लिविंग बीइंग, अगर आप यूँ सोचते हो कि मैं एक मानव केवल अपनी चेतना एक्सप्रेस कर रहा हूँ, फलाना व्यक्ति आता है, तो मैं खुद भी सोचता हूँ क्या मैं केवल अपनी कल्पनाओं में जी रहा हूँ रिलेटिवली। तो कई जगह मुझे ऐसे उत्तर मिलते हैं जहाँ मैं मानने लग जाता हूँ कि हाँ मैं एक ह्यूमन हूँ, क्योंकि मैं एक बायोलॉजी पढ़ा हुआ व्यक्ति भी हूँ। तो मैं साइकोलॉजी पढ़ा भी, साइकेट्रिस्ट पढ़ा भी हूँ, मतलब साइकेट्रिस्ट टाइप का पर्सन भी हूँ। तो ऑलवेज मैं अंडरस्टैंडिंग करता हूँ, कभी मेरे दिमाग का इल्यूजन्स तो नहीं कि वो मुझे एज अ गॉड प्रेरित करा रहा हो। फिर मुझे कई चीज़ें पुट्सअप करती है 4 या 5 दिन बाद कि पैदा होने के टाइम पे ये नहीं पता। अच्छा चलो ठीक है, और एक चीज़ बताऊँ, कई समय इल्यूजन्स ऐसे पैदा होते हैं, मैं दिमाग में कहता हूँ जैसे कि मैंने कहा कि फांसी का फंदा टूट गया, रिलेटिवली हकीकत में ये चीज़ कोई घटी ही नहीं। जब मैं फांसी लगा रहा था तो मेरे अंदर एक भय था। भय क्या था कि हमारी बॉडी इतनी जल्दी किसी भी चीज़ को रेजिस्ट नहीं करती। अब मैंने हरामखोर ने क्या करा था, फंदा बांध के कसने की कोशिश कर दी गले में। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि गला कैसे घुटता है एक्सपेरिमेंटली। अब मुझे एहसास था कि गला कैसे घुटता है, मैं चढ़ नहीं पाया। क्यों? पंखे में चढ़ लगाने की जगह नहीं अच्छे से। क्यों? पंखा कमज़ोर था। जब मैंने हाथ खींच के देखा तो ओवरऑली वो पूरा सरकमस्टेंस इस तरीके से बीता कि वो एंड टू एंड मैंने उस चीज़ को छोड़ दिया। अब कहने को मैं कहता हूँ कि फांसी का फंदा टूटा डायरेक्ट नहीं था, इनडायरेक्ट था। अब इस चीज़ को मैं सोच के यूज करता हूँ, कभी मेरे दिमाग इल्यूजन्स को तो प्ले नहीं कर रहा कि मैं कहना चाहता हूँ ऐसे ही मुझे क्या बोलते हैं, मैं मरना पसंद करता हूँ। पर रिलेटिवली मैं मरना तब पसंद करता हूँ जैसे अभी जवानी में, तब मरना पसंद करता हूँ। बुढ़ापे में मैं एक सादे व्यक्ति की तरह मौत लेना पसंद नहीं करता। क्यों? सब ले लें। मेरा कहना यह है, जैसे सपोज करो अभी मैं मरना पसंद करता हूँ कि मुझे डेथ चाहिए, मुझे सुसाइड करनी है, मुझे क्या बोलते हैं जीना नहीं है, ठीक है। बट समय बीतता गया, मैं जी रहा हूँ और आखिर में मेरी उम्र बढ़ रही है और बूढ़ा हो रहा हूँ मैं। तो मुझे गुस्सा आ रही है कि मैं बूढ़ा क्यों हो रहा हूँ। क्यों? मेरी सोच यूँ कह रही है कि साधारणता मत मरो, मरना है तो कुछ ना करके जाओ। अगर कुछ करके गए हो फिर मरना है, फिर वो मरने का कोई मतलब नहीं है। मतलब वही मेरी बात एक है कि आप कुछ भी कर लो उसका कोई मतलब नहीं है लाइफ में। आप कुछ भी कर लो उसका कोई मतलब नहीं है। क्यों? आप पूरी ज़िंदगी प्ले कर लो, आखिर में जाके जब आपको अपने एंड पॉइंट पे ही मिलना है तो फिर फ़ायदा है क्या करने का। वो उससे बेहतर तो वो है जो कुछ ना करके जा रहा है, वो जल्दी जा पा रहा है। तो यहाँ रियलाइजेशन की बात आ जाती है। मेजरली मैं बात करना चाहूँगा कि कई तरीके के डायलेमा पनपते हैं।
अब कई बार मुझे ये भी चिंतन आता है, सोच आती है, देखो मैं एक इंसान नहीं हूँ केवल, जो मैं केवल एक तरह के पक्ष लूँगा। मैं अनंत कल्पनाएं एक साथ कर लेता हूँ, ये मेरी खासियत है। मैं यहाँ पे ये भी सोचता हूँ कि जितनी चीज़ें मैं जान रहा हूँ उतनी मुझे नहीं लगता किसी मानव ने जानी होगी। अर्थात जिस तरीके का मैं 17 साल 8 महीने का बच्चा हूँ, जितनी चीज़ें मैं जानता हूँ मुझे नहीं लगता किसी युग ने इतनी बातें जानी होगी जितनी मैं जान चुका हूँ। फिर भी चीज़ों से पीछे क्यों? परिस्थिति ऐसी है, मेरी अभी परिस्थिति ऐसी है कि मैं गरीब हूँ, वरना मैं सब कुछ पा लेता। क्यों? ज्ञान इतना रखता हूँ कि एक युग से अत्यधिक ज्ञान रख रहा हूँ मैं 17 साल 8 महीने का बालक। वैसा क्यों? एक युगों के बालक से, युगों के व्यक्तित्वों से अत्यधिक ज्ञान रखता हूँ मैं एक 17 साल का 8 महीने का बालक। कैसे? फिर मैं सोचता हूँ जो मैं चीज़ मैं जानता हूँ वो चीज़ केवल मैं ही क्यों जानता हूँ। जिस तरीके के मैं तर्क बात करता हूँ, जो चीज़ मैं सोचता हूँ कि मुझे कोई चीज़ सुहाती नहीं, वो केवल मैं ही क्यों कर पाता हूँ। फिर जब चलो ठीक है मैं ये चीज़ मान गया, स्वीकार कर गया कि मैं ये करता हूँ, तो फिर मुझे यही क्यों दर्शाया जाता है कि डेविल ऐसे करता था, गॉड की ये पर्सनैलिटी हुआ है। हर चीज़ को समझने के लिए तो पहले तो मैं यूँ कहूँगा, डीपली फिलोसफी में न जाकर बेहतर ये है कंपैरिजन कर लो। कैसे? एक कॉम्प्लेक्स समझना है मुझे जो कि मैं डायरेक्ट समझूंगा। डायरेक्ट मतलब मान लो मेरा कोई दोस्त है जो मेरी बहुत मदद करता है, ठीक है। अब ऐसे ही मेरे मामा है जो मेरी मदद करते हैं, ठीक है। मेरा जो दोस्त है वो खर्चीला है, ठीक है। मेरे मामा जो है वो खर्चीले है, ठीक है। मेरा दोस्त जो है वो लालची है, ठीक है। मेरा मामा जो है मलालची है, ठीक है। सेम ट्रेट दिख रही है दोनों में। कंपैरिजन करके दोनों की पर्सनैलिटी, लुकिंग उसको मैंने एक कह दिया, परंतु एक चीज़ अलग है। मेरे मामा आलसी है, वो मेहनती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो गरीब के यहाँ पे पैदा हुआ है, मेरे मामा का बापू कमा के दे रहा है। अंतर आ गया जो मैंने कही थी। तो यहाँ हमें समझ में आता है कुछ कि फर्स्टली हमें जो समझ में आता है कि चीज़ें चेंज कैसे हो रही है, पर दोनों की सोचने का तरीका एक जैसा है। दोनों की चाहते, जो वो चाहते हैं वो एक जैसी है। दोनों का व्यक्तित्व एक जैसा है। तो हाँ जी, 3 चीज़ों के बारे में बात करूँगा। व्यक्तित्व मतलब सोचने का तरीका, व्यक्ति की आदतें और व्यक्ति की परिस्थिति। आदतें सोचने के तरीके से अलग कैसे हैं? आदतें हो गए, आप अगर आलस के एनवायरनमेंट में भी हो तो क्या अपने आप को प्रोडक्टिव बना सकते हो, मेहनती बना सकते हो? ये आदतें हैं। आदतें आपको बदलती है, तो आदतें आपको स्थिर भी करती है। अगर आप एक अच्छे वातावरण में हो तो आपने अपने आप को बनाए रख सकते हो। आदतें तेज पैदा करती है। आदतें वो व्यक्ति के अंदर दिव्य तत्व पैदा करती है जो औरों के अंदर नहीं होते। जैसे आदतें, यदि मैं कुछ नहीं कर सकता, यदि मैं निठल्ला हूँ, यदि मैं मूर्ख हूँ, यदि मेरी इतनी शक्ति नहीं है सोचने की, तो क्या मैं सोच सकता हूँ कि मैं बदलूँ कैसे? यदि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं कमाऊँ कैसे, तो क्या मैं चारों ओर दिमाग घुमा के चीज़ों को एनालाइज करके समझ सकता हूँ कि यहाँ पे कमाने के साधन क्या है, यदि मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा? देखो, एक बात होती है कि अगर आपको कोई व्यक्ति कहे कि चलो अगर आपके दिमाग में कोई व्यापार करने को नहीं आ रहा तो एक काम करो, मार्केट में घूम आओ और घूम कर ये देख कर आओ मार्केट में ऐसे किस चीज़ की डिमांड है। देन आपको ये जो आपके अंदर प्रसंग उठाए कि मुझे कुछ काम खोलने का दिमाग में नहीं आ रहा, वो दिमाग में कैसे सॉल्यूशन आ गया? तो ये दिमाग ने आप खुद के दिमाग को खुद कहा ना ये चीज़ कि जाओ मार्केट में घूम के आओ और देख कर आओ, ये समझ के आओ। मतलब खुद का ब्रेन खुद को गुरु की तरह ट्यूट कर रहा। ये क्या, ये मैं कहूँगा ये सबसे बड़ी कैपेबिलिटी है आपके अंदर, जो किसी की, जो जिसके पास हो गई वो कुछ भी पा सकता है। आपका दिमाग जब खुद कहने लग जाए कि देखो आप बोर हो रहे हो, आप डिप्रेशन में हो, तो कोई दिक्कत नहीं,
देखो अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकता सडक, एक काम करो 10 मिनट घूमने चलो, खुला फ़ोन वोन सब फेंक दो, आराम से खुला चलो और आओ। किसी ने नहीं बताया था कि ऐसे दिमाग फ्रेश हो जाता, बस ब्रेन ने खुद ही अपने आप को देखकर खुद ही उसका ट्रीटमेंट दे दिया कि कैसे काम होगा। क्या ऐसा है आपके अंदर क्वालिटी? तो मैं कह सकता हूँ आपका AQ बड़ा हाई है, हाइपर एक्टिव है, आपका IQ बड़ा हाइपर एक्टिव है, आपका SQ बड़ा हाइपर एक्टिव है, और आपका प्रत्येक CQ हो गया, CQ हो गया है, EQ हो गया, इतने हाइपर एक्टिव है। अब एक चीज़ बताओ, यही सारे ट्रेड्स जब मैं डिप्रेस था, टीवी में ऑटोमेटिकली वो सीन चला। टीवी कोई एल्गोरिथम पे वर्क नहीं कर रहा कि वो मेरी बात सुनेगा, ना ही टीवी मैंने चलाया, टीवी नाना ने चलाया, वो देख रहे एपिसोड वही लगा, ब्रेन डिप्रेशन, ब्रेन वॉश, ठीक है, मेरे दिमाग में तुरंत टिकट करा। वो भी मैं कैसे, मैं तो कमरे में ऐसे ही आ गया था उठ के, एपिसोड तो आधा चल रहा था, एंड का सीन ट्रिगर करा। मैंने कहा है कभी मेरे दिमाग ब्रेन वॉश तो नहीं है। अब यहाँ से हमें एक चीज़ पता चली, यूनिवर्स और ब्रेन आपस में लिंक तो थे, तभी ये चीज़ वर्क हुई, ठीक है। अब जब मेरे अंदर क्यूरियोसिटी जागी, अब दिमाग का काम आ गया। दिमाग ने जब क्यूरियोसिटी करी तो वर्क लाया डायरेक्ट एक्शन पे। डायरेक्ट एक्शन में क्या करा, मैंने फ़ोन उठाया, अब मैंने फ़ोन में डायरेक्ट सर्चिंग करी, ये थी एल्गोरिथम, यहाँ से एल्गोरिथम प्ले हुई, ठीक है। जब एल्गोरिथम प्लस हुई है, ऐड हुई, तो जब ऐड हुई तो मैंने क्या बोलते सर्च करा भाई, तब मुझे यही क्यों क्वेश्चन मिला। आंसर तो और भी दे सकता था वो डिप्रेशन में, IQ AQ SQ EQ, क्योंकि मुझे जानना था ट्रेट, ठीक है चलो ठीक है, थोड़ी और इधर से इन्फ्लुएंस है, प्रभावित है। मैंने जाना मेरे सारे ही ट्रेट हाइपर एक्टिव है, केओटिक पर्सन, मेरी सिमिलर ट्रेट देने रखी, ठीक है जी, ये चीज़ भी मैंने जानी। अब इसके बाद क्या अंडरस्टैंडिंग होती, इसके बाद ये अंडरस्टैंडिंग होती, ठीक है मैंने ये सब कुछ जान लिया, ठीक है। अब ऐसी एक बार ऐसी हुआ, मैंने बताई जर्नलिस्ट, स्पेशल जर्नलिस्ट, जनरल स्पेशलिस्ट है और जर्नलिस्ट है, ये 4 तरह के बताए। उसी के 2 दिन बाद एन टाइप पर्सनैलिटी सर जी ने भेजी वीडियो, जिसे देख के मैं कह रहा सर जी ने तो मेरी चुरा ली, ऐसा क्यों, मैंने तो कोई किताब नहीं पढ़ी थी। तो यहाँ से हमें एक सॉल्यूशन मिलता है कि रियलिटी में सब कल्पनाएं ही है मात्र जो चल रही है। अब मैं इस कल्पना को बाद में फिर और विस्तार करूँगा, तो मेरा एक थ्योरम पुट होएगा कि कल्पना से वास्तविकता कैसे परिभाषित होती है इंजीनियरिंग द्वारा। मतलब इंजीनियरिंग क्या है, लॉजिक प्लस टाइम, लॉजिक प्लस टाइम क्या, इंटेलिजेंस प्लस टाइम, समय के संग चीज़ें इन्फ्लुएंस होती है, ठीक है। अच्छा, फिर इंजीनियरिंग की हिंदी परिभाषा क्या है, किसी भी चीज़ को बारीकी से और कितनी देर से देख रहे हो, मतलब एक चीज़ को कितने करीब से और कितनी देर से देखते हो, ये इंजीनियरिंग कहलाती है। अब मुझे बताओ, कल्पना को जब कितनी करीब से और कितनी देर से देखोगे, समय के संग देखोगे, तो क्या वो वास्तविकता में नहीं बदलेगी, असली नहीं लगेगी कोई भी खेल। अब ये दुनिया जो है समय के संग मुझे असली लगने लग जाती है, क्या कहूँ मैं इसे, अ बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। चलो और बताता हूँ, अब बताता हूँ वही चीज़ें जो मैंने लिखी थी रास्ते में। रीडिंग ऑफ बॉडीज, पहले बात करते हैं कोई लव बॉडी के बारे में। लव बॉडी का मतलब क्या है, ऐसी मान लो कोई पार्टनर ढूंढ रहे हो आप अपना लाइफ का, कि वो होना कैसा चाहिए, या मान लो क्या बोलते हैं आप कोई अपना दोस्त देख रहे हो, ठीक है, जिससे भी रिलेशन बनाना बिल्कुल रिलेटिव वो, तो पहला होना चाहिए व्यवहारिक संबंध। व्यवहारिक का मतलब क्या है, आप जैसा सोचते हो वैसे ही वो व्यक्ति सोचे, आना टानी ना हो, एक जैसे समान विचार रखने वाले व्यवहारिक संबंध हो गए, ये परसेप्शंस पर तय करेगा। पोटेंशियल इंक्रेजेबल, वे आपका मनोबल बढ़ाए, आपको आकर्षित लगे, आप उसके लिए कुछ क्रियाएं करो, जैसे एक ग्रह दूसरे ग्रह को घूर्णन करवाता है ना, ऐसे वो आपको कराए, ताकि आप जीवन में जियो, चक्रों में घुमाए, आकर्षित करे कोई चीज़। फॉरगेट ऑल ऑफ यू, आपके लिए वो सब कुछ छोड़ दे,
सपोज़ करो आपको एक ऐसा व्यक्ति मिला जो आपकी तरह सोचता है, आपको अच्छा लगता है, बिल्कुल ठीक है। लाइफ में पार्टनर नहीं है, वो भी आपको पसंद करता है, आप भी उसको पसंद करते हो, ठीक है। अब समय के संग आप उस पर आकर्षित इतने हो कि आप उसके चक्कर में अपने आप को बेहतर बना रहे हो, जीवन जी रहे हो, कर्म कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो और अपना जीवन बेहतर जी रहे हो, सुख ज़िंदगी जीने के लिए कर रहे हो। बट अब उसके पास जो है वो भी आपसे इसी तरीके से प्रेम करना चाहिए कि वो अपनी सारी चीज़ें छोड़कर आपके पास आ सके। यहाँ क्या हमने केवल इस चीज़ की बात करी है कि मैं रंग को देख के आकर्षित हो रहा, नहीं। आप किसी भी चीज़ को देख के आकर्षित हो, आप सोच को देख के आकर्षित हो सकते हो, आप किसी भी चीज़ को देख के आकर्षित हो सकते हो। या मैंने ये बात नहीं करी कोई औरत मेरे अंदर चालें देखेगी कि मेरी ट्रेट क्या है, तो मैं किसी औरत के अंदर उसकी खूबसूरती देखूँगा कि उसकी ट्रेट क्या है, ठीक है। तो डिफरेंट फिनोमिना से अभी होगी लव बॉडी के बारे में। अब बात आती है एवरी कॉम्प्लेक्स अंडरस्टैंड या गिव सेम लॉजिक ऑलवेज। देखो हर तरह का कॉम्प्लेक्स सब बॉडी एक ही चीज़ देती है, एक ही तरह की चीज़ देती है। तो ये कैसे, मतलब समझ लो, जब भी हम कोई चीज़ बल्क में खरीदते हैं तो बल्क में खरीदने का मतलब क्या है। देखो बल्क में, अब मैंने क्यों कहा था कि डिफरेंट बॉडीज और सेम कॉम्प्लेक्स, ये बॉडीज और कॉम्प्लेक्सेस, सॉरी डिफरेंट बॉडीज और कॉम्प्लेक्सेस सेम लॉजिक, ये मैंने इस चीज़ पे नहीं कही कि अलग अलग बॉडी सेम लॉजिक देगी, बल्कि ये बॉडी सी अलग अलग डायमेंशंस की है। कुछ समझाता हूँ। सपोज़ करो आपने कहा मैं एक रिलेशन ऑफ कैटेगरी को देखना चाहता हूँ, मैं अपना एक एनालाइजेशन बनाना चाहता हूँ कि मैं एक आदमी को औरत को देख के बता दूँ कि किस तरीके का करैक्टर है, ये ज़िंदगी में क्या करेगा। ये बहुत काम की चीज़ है, बहुत काम की चीज़ है। अगर आपको आंखों में ही पहला पता चल रहा है ये व्यक्ति लॉयल होगा नहीं होगा, आप देख के बता दो, काया देख कर ही, शरीर देख कर ही बता दो कि इसका शरीर ये कह रहा है, ये व्यक्ति, इसकी परिस्थिति और सोच इस तरीके की होगी, इसकी आदत इस तरीके की होगी, तो आपके लिए जीवन में क्या नहीं हो जाएगा, आप तो गॉड बन जाओगे हर व्यक्ति को सोच के। क्योंकि हर व्यक्ति की कोई ना कोई रिसेसिव ट्रेट होगी, छोटी से छोटी दुखती नस होगी, वो आप तुरंत पकड़ लोगे, डोमिनेंस कर लोगे उस पर। आपको पता है ये खूंखार व्यक्ति है, लड़ाकू जड़कू व्यक्ति है, तो इसको कैसे हैंडल करना है आपको तुरंत अगर भाप लीजिए। इसलिए तो कहता हूँ फोकस एंड पेशेंस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्योंकि उस समय आप पे कितना भी ज्ञान हो, अगर फोकस नहीं है, पेशेंस नहीं है, तो आप वो की अचीव भी नहीं कर पाओगे जिसमें सामने वाले व्यक्ति को देखकर आप मेरी तरफ पूछते हो क्या है आपके मन की ख्वाहिश, ठीक है ना। तो ये कैसे पूछोगे, ये इसी तरीके से पूछोगे जब आप पे फोकस होगा, खुद पे आप पे पेशेंस होगा। फोकस मतलब कंट्रोल, आप पे जब कंट्रोल होगा, ध्यान होगा, अपने आप में नियंत्रण होगा, तभी तो पूछ पाओगे। अब अगर आपको पता नहीं है, अब आप कंफ्यूज हो रहे हो कि किस टाइप का रिलेशन है, यहाँ दिक्कत। इसलिए फोकस नाम की चीज़ पनपी अपने यहाँ, ध्यान नाम की चीज़ पनपी इस धरती पर, इस सृष्टि में, इस कल्पना में। क्यों पनपी? क्योंकि विधाता ये तो जान गया कि मैं चेहरे देख के, शरीर देख के व्यक्ति के बारे में सब कुछ बता सकता हूँ, उस पर डोमिनेंस भी कर सकता हूँ। परंतु वो ये नहीं जान पाया कि जिस समय मुझे दिक्कत होगी उस समय में क्या पर्टिकुलर टाइम पे एग्जैक्ट सर्कमस्टेंस में ये चीज़ कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। जैसे सोचने के तरीके से, अब देखो दोनों ही लालची है, दोनों ही क्या बोलते हैं मददगार है, दोनों ही खर्चीले हैं, परंतु एक जिसकी परिस्थिति घर में आराम से है, खाना भी खुद पीना आराम से मिल रहा है, वो आलस कर रहा है, और एक जो गरीब है वो मेहनत कर रहा है। ऐसा क्यों हुई ऐसे दोनों में अलग? क्योंकि यही तो चीज़ थी, फोकस और पेशेंस नहीं था। आप अपनी परिस्थितियों को बेहतर रूप से नहीं समझ पा रहे, आप दूसरे की परिस्थितियों को देख कर कह दोगे कि एक व्यक्ति आलस कर रहा है, बुरा व्यक्ति है, पर आप खुद की परिस्थितियों से इतनी जल्दी नहीं निकल पाओगे, क्योंकि आपको यही नहीं पता होती कि आपका एनवायरनमेंट बुरा है या अच्छा है, ये आपको खोज होती है। और जब इसे पता करना होता है कि आपका एनवायरनमेंट गुड है या बुरा है, बैड है, मतलब जब आपको पता करना होता है कि मेरी परिस्थितियों के कारण तो नहीं कभी मैं ठहर रहा, आलस कर रहा, तब आप इधर फोकस लगाते हो, ध्यान लगाते हो, और समय के संग चेंज होने की कोशिश करते हो, ना कि समय से विरुद्ध। अगर समय से विरुद्ध तो डायरेक्ट एक्शन, और अगर समय के साथ तो दिस इज द पेशेंसली एक्शन, दिस इज द स्ट्रेटेजिकल एक्शन, ठीक है। स्ट्रेटेजिकल एक्ट है, ये एग्जीक्यूट कर रहा समय धीरे धीरे, ठीक है। तो फिर टाइम आप समय के साथ चेंज करते हो। जब आप फोकस करोगे, आप उसको ऑब्जर्व करोगे धीरे धीरे, देन आप उसका रिलेशन फाइंड कर लोगे, अच्छा ये इस तरह का व्यक्ति है, गुस्से वाला उसको। और फोकस जब होगा तभी तो आप उससे क्या बोलते हैं, अगर वो आपको गाली भी करा होगा तो आप पेशेंसली, शांति से, साइलेंसली उसको हैंडल कर लोगे।
और यदि वो गाली पकड़ा होगा तो तुरंत प्रभावित हो जाएगा, पेशेंस और फोकस लॉस होती। क्या तुरंत उसने माँ बहन की गाली बकी, तुमने कहा तेरी माँ की चुप, अब बहन चुप, गाली कैसे बकती, अब वो लड़ने को आ जाएगा। ये क्या था, क्या था ये वही था कि आप उससे प्रभावित हो गए। आपका फर्स्ट ब्रेन, इमोशनल ब्रेन पहले ही उससे जाके लड़ झगड़ लिया। अब वो अपनी ट्रेड दिखाएगा, वो मान लो बॉडी बिल्डर है, आपको तोड़ रहा है, ठीक है। तो पेशेंस एंड फोकस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्यों फोकस इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यहाँ आपको पता है गाली बकने से मेरी तोड़ाई होगी, पर अगर मैं चालाकी से लेता हूँ तो इसी को ग्लैडिएटर के नीचे लेकर के इसके मुंडी को यूँ उठा के फुटबॉल खेलूँगा, क्योंकि शरीर मरती, शरीर में कुछ जान नहीं है। अब तुम मुंडी को उठा के फुटबॉल खेलो, कुछ भी खेलो, कुछ भी करो, ये आपकी मर्जी है। और उसके लिए पहले क्या चाहिए थी? चालाकी। चालाकी कब आई? जब ध्यान था, धैर्य था, ठीक है। अब हमें क्या समझना है आप में जरूर कि रिलेशंस में आप चेहरे देख के, शरीर देख के बता सकते हो। यहाँ पेशेंस एंड फोकस तब जरूरत पड़ते हैं जब सिचुएशंस पे पुट अप करनी होती है, जब अपनी हैबिट्स पता करनी होती है कि क्या मेरी हैबिट मेरे द्वारा उत्पन्न हो रही है या किसी और के द्वारा उत्पन्न हो रही है। अच्छा, पेशेंस एंड फोकस ये आपको याद दिलाइए कि अगर आपकी हैबिट्स आपके कारण आप खुद आलस कर रहे हो तो उसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट कैसे? अगर मान के चलो, सपोज करो आप आलसी हो, खुद आलसी हो, ज़िंदगी में खुद आलसी हो और खुद ही अब इन्वायरमेंट अच्छा है, फिर भी आप खुद आलसी हो, तो इन्वायरमेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं। मजदूरी में आपको मेहनत जानबूझ के एक्सटर्नली करनी पड़ेगी, ये आपको पता चल जाती है कि अगर मुझे मेहनती बनना है तो एक काम करता हूँ, मजदूरों के साथ मजदूरी करने चले जाता हूँ, अपने आप मेहनती हो जाऊँगा। कष्ट तो होगा, संघर्ष होगा, प्रतिदिन संघर्ष होगा, पर मेहनत जरूर हो जाएगी, शरीर जरूर बनने लग जाएगा, ठंडने लग जाएगा। और एक बार आदत पड़ गई, इसलिए मैंने कहा था आदतें, तीसरा क्यों गई थी मैंने आदतें, वो ट्रीटमेंट देगा दिमाग। अगर आपका स्पेशल ब्रेन है तो वो आपकी आदतें बनाएगा। कैसे? अगर मैं आलसी व्यक्ति हूँ, मेरी ट्रीट ही ऐसी, ट्रीट कैसे? अभी ट्रीट बनी कैसे? सपोज करो भाई, बॉडी तो न्यूट्रल होती है, ये ट्रीट बनी कैसे? पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे बाप दादा परदादा सब आलस करते हुए आ रहे हैं, अब मैं नमूना पलट गया जो अलग तरीके सोच सकता है। अब बेचारा मेरा शरीर तो पूर्ण रूप से आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी। अब ये तो ढीला ढाला है, ये तो मुझे काम करने नहीं दे रहा। जैसे होता नहीं है, एक गंदगी है, एक गंदा क्लासमेट है, अब तुम पढ़ाई कर रहे हो, साले को खुद पढ़ना नहीं, वो तुम्हें भी नहीं पढ़ने देगा। ऐसे ही शरीर खुद काम नहीं करने देता। आत्मा करना चाहती है काम, आत्मा करना चाहती है मेहनत, आत्मा करना चाहती है मैं कुछ प्राप्त करूँ, ठीक है, कुछ सीखूँ, पर ये शरीर करने ही नहीं देगा। क्यों? पीढ़ी दर पीढ़ी आया है एक ट्रेट, ठीक है। तो क्या करें? कुछ नहीं। अगर ये ट्रेट ये करने नहीं दे तो बॉडी जिम में जाके भी बनाई जा सकती है, बेशक आप कितने भी दुबले पुतले हो, हाँ वैसी नहीं बना सकती जैसी चीज़ से बनाइए। पर हाँ, मैं इतना दावा जरूर करता हूँ, पेशेंस के संग आपके अगर 10 पीढ़ी ऐसे ही काम करे तो जो पहले की 10 पीढ़ी थी उससे 10 पीढ़ी आने वाली इतनी बदल दूंगा कि कोई मार का नाम नहीं कह सकता कि उन 10 पीढ़ियों से ये 10 पीढ़ी बनती है। सिंपल लॉजिक सेम। अब बल्क में हम बता रहा था, बल्क में क्या, तो देखो बल्क में ये है, कई सारे रिलेशंस जब हम बल्क में स्टडी करते हैं तो बल्क का मतलब हो गया एक से अत्यधिक चीज़ों को खरीदना और क्वांटिटी बिल्कुल लार्ज अमाउंट में कर देना, एक बल्क, ठीक है। बट मैं कहना चाहूँगा बल्क का मतलब ये है एक से अत्यधिक। अगर आप एक सिंगल टाइप ऑफ करेक्टर को अंडरस्टैंड कर सकते, सपोज करो मेरा एक दोस्त है जिसकी ट्रेड मुझे पता है, मेरी एक गर्लफ्रेंड है उसकी ट्रेड मुझे पता है, दोनों के करेक्टर, दोनों के लॉजिक बिल्कुल अलग है। अब मैं डिफरेंट लॉजिक्स को ले कर उनमें सेम लॉजिक ढूंढूंगा, क्या मतलब है? कुछ नहीं मिलेगा मुझे। कुछ ट्रेड्स कॉम्प्लेक्स में मिलेगी। मैं फिलोसफी जान रहा हूँ, मैं तो जान रहा हूँ घमंड लालची ये भी है, वो घमंडी है। अच्छा, घमंड और लालची दोनों में मुझे पता चला एक ट्रेड सेम है। अब मैं इनकी डीपली ट्रेड जान रहा हूँ, ये इतनी ट्रेड जानूंगा तो मेरे को पॉइंट से 500 लाख हो जाएगी। मैं इतना अंडरस्टैंड कैसे करता हूँ? तो मैं मोटा जानूँगा कि जो व्यक्ति लालची वो एक कैटेगरी में आ जाए, जो घमंडी है वो एक कैटेगरी में आ जाए।
पर घमंड और लालच के बीच में नहीं करूँगा। तो बल्क का मतलब हो गया कि एक साथ है। और सुनो, बल्क में चीज़ें क्या होती है, सस्ती पड़ती है। एक जैसी चीज़ों को जब खरीदते हैं तो वो सस्ती पड़ती है। अब समझो मेरे को क्या कहना है, अगर हम ये देखेंगे भाई एक व्यक्ति में लालच है, एक व्यक्ति में घमंड है, ठीक है। एक व्यक्ति घमंडी है, वो अपनी आकर्षकता पे घमंडी करती है, ये पैसे पे लालच करता है। अगर हम दोनों की ट्रेड सेम देखें तो आकर्षकता तो पैसा भी करता है। अगर हम दोनों की ट्रेड सेम देखें तो घमंड के अंदर भी हम जाएंगे कि घमंड किस चीज़ पे, जो चीज़ जिसके पास है, आकर्षकता प्राप्त है। और लालच किस पे, जो पूर्ण नहीं है। अब जो पूर्ण है उस पर घमंड, जो पूर्ण नहीं है उस पर घमंड नहीं। अच्छा, जो चीज़ नहीं है वो सब दोनों में कॉमन है। तो इतने जब हम कॉम्प्लेक्स लगाएंगे तो बहुत वो हो जाएगी, दिमाग के ऊपर से जाएंगे पॉइंट्स। तो हम सीधा ऐसे कहते हैं कि भाई लालच वाली कैटेगरी एक जगह और घमंड वाली कैटेगरी एक जगह। तो ये होगी बल्क में करना। बल्क में मतलब मैंने कैटेगराइज बात दोनों को अलग अलग कर दिया, और रिपीटेशन लूप को भी बल्क कहा कि कोई चीज़ें बल्क में कर लेना, ये कोई चीज़ें एक जैसी जहाँ हो वहाँ उसको कंपैरिजन कर लेना। ये चीज़ें कि भाई इस तरीके के जो लालची होंगे उनके अंदर ये सारे ट्रेड दिख जाएंगे। सपोज करो लालची और घमंडी में बस अंतर इतना था कि दोनों का ढांचा तो सेम था, परंतु लालची व्यक्ति थोड़ा सा नॉर्मल था, और जो घमंडी था वो थोड़ा सा गोरा चिट्टा या यूँ कह लो आकर्षित था। ठीक है, रंग रूप बहुत बेहतर था उसका, जो कि लोगों को आकर्षित करता है। ये इन्वायरमेंट के साथ होगा, जहाँ कालों की अवेबिलिटी कम है वहाँ काला व्यक्ति ज़्यादा आकर्षित दिखेगा, जहाँ गोरों की अवेबिलिटी कम है वहाँ गोरा व्यक्ति ज़्यादा आकर्षित दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ समझो, इसमें भी उल्टा है। जो गोरा व्यक्ति होगा वो ज़्यादा अपने आप को प्रायोरिटी देगा, ब्राइट देगा, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें सूर्य के प्रकाश में बेहतर दिखती है। जैसे कोई समझो कोई चीज़ प्रकाशिक है तो वो अपने आप को पूर्ण दिखाएगी, जो पूर्ण दिखाएगी वो ज़्यादा। तो हमेशा ध्यान रखना, वाइट लोग जो है अपने आप को सुपीरियर ऑलवेज मानेंगे, बट इन रियलिटी आप ये हमेशा ध्यान रखिए, वाइट चीज़ें सुपीरियर है भी और नहीं भी। कैसे? अगर मैं यूँ कहूँ कि वाइट पीपल आर नॉट सुपीरियर, तो इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो वाइट पीपल्स हैं वो इसलिए सुपीरियर नहीं है क्योंकि है तो वो भी ह्यूमन, कोई स्पेशल ट्रेट नहीं लेके पैदा हुआ। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कुछ कमी आई है। और अगर मैं को वाइट पीपल्स आर स्पेशल तो मैं यूँ कहना चाहूँगा, हाँ जी वाइट पीपल्स आर स्पेशल बिकॉज वो थोड़े मिस वेरिएबल्स हैं जो पनप गए, और आजकल ज़्यादा पनप रहे क्योंकि लोगों को वाइट चाहिए अपने बच्चे, वो जो थोड़े अच्छे दिखते हैं। ठीक है, तो ये सीधी सी बात है। कॉम्प्लेक्स हमें थोड़े से समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे ये भी समझ में आना चाहिए कि जो आपका खुद का विधाता होगा वो आएगा, वो कभी भी वाइट रंग में पैदा नहीं होगा, वो नॉर्मल रंगों में पैदा होगा। ठीक है, क्योंकि उसकी ट्रेट उसको वो वाइट अपना गोरापन नहीं दिखाना, उसे अपनी चालें दिखानी है। ठीक है, मुँह कहता। तो यहाँ हमें और समझ में आता है। ठीक है, बल्क में हमें यहाँ पे चीज़ें समझ में आएगी कि भाई सेम कैटेगरी के, ऐसा नहीं कि हर कोई डिफरेंट कैटेगरी का, नहीं। यहाँ हमें इनके बीच में सेम लॉजिक नहीं ढूंढना, हमें लॉजिक किनके बीच में सेम ढूंढना है, जो रैंडमली पड़े हो और उनमें कुछ कैटेगरी और ग्रुप बन सके एक जैसी कैटेगरी का। ठीक है, जिसमें लालची व्यक्ति कई सारे हो, घमंडी व्यक्ति कई सारे हो, जिनकी हम ट्रेड देख के कॉमनली बिहेव कर सके कि हाँ भाई। और डिफरेंस के लिए लालची और घमंडी दोनों भी होने ज़रूरी है, क्योंकि हम ये पता कर पाएंगे ना कौन किस ट्रेड से लालची खिला रहा है, उसके अंदर ऐसी क्या देख रही है बॉडी के अंदर। ठीक है ना, ऐसा वरना हम कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो ये चीज़ें हमें कॉमनली ऑब्जर्व करने पड़ेगी बल्क में। जब इतने सारी रैंडम पड़े हो गए डेटा, तो रैंडम डेटा में कुछ जो अपने आप से डिफरेंट कैटेगरी के भी है, साथ में अपनी क्वांटिटी में सिमिलर भी है, सेम लॉजिक पे भी है, ये सारे बल्क कहलाएगा। इस डेटा को ऑब्जर्व करेंगे, इस डेटा के बेसिस पर तय होगा, और धीरे धीरे हम इसमें एक्सपीरियंस गेन कर लेंगे, इसमें इंजीनियरिंग कर लेंगे, और देन हम बन गए ग्रेट साइकोलॉजी। अब यहाँ और चीज़ें समझ लेंगे कि भाई एवरी कॉम्प्लेक्स अंडरस्टैंड करता है गिव सेम लॉजिक। ठीक है, अब तीसरी चीज़, आप व्यक्ति की
काया द्वारा उसका जीवन निर्धारित कर सकते हैं, जैसे चाले और ढांचे द्वारा, क्योंकि ये मानव द्वारा सजाए नहीं जा सकते। अब देखो, क्या कोई व्यक्ति अपना ढांचा, शारीरिक शरीर बदल सकता है? नहीं। अब ये शारीरिक शरीर जो ढांचा है वो कैसे निर्धारित करता है? देखो, ढांचा जो है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहा है। एक व्यक्ति अपने आप को सुपीरियर समझता है, बहुत लंबी पीढ़ी से उसका दादा भी अपने आप को सुपीरियर समझा, परदादा भी अपने आप को सुपीरियर समझा। एक जैसे विचार करने के कारण अत्यधिक चांसेस यही है कि वो भी अपने आप को सुपीरियर समझेगा। जैसे कहते हैं ना, सांप का बच्चा डसेगा जरूर, बेशक उसे कितना भी दूध पिला दो। एक सपोला डसता जरूर है, उसे कितना भी दूध पिला लो। क्यों? क्योंकि हकीकत में उसकी ट्रेट ये है। अब मगरमच्छ से आप यूँ सोचो, है एक कहानी है ना, एक कहानी है, एक बंदर कहता है तू खाएगा तो नहीं? मगरमच्छ कहता है नहीं खाऊंगा, पर आधे रास्ते में जाती है उसे मुंह बंद कर लेता है। तो बंदर कहता है धोखा दिया। तो वो कहता है कि भाई मैं ना चाहकर भी अपने आप को रोक नहीं पाया। ठीक है, ऐसे ही मान लो भाई, एक कबूतर था और एक बिच्छू था। बिच्छू ने एक कौवा था और एक बिच्छू था। कौवे ने कहा डंक तो नहीं मारेगा, मतलब दोनों मारे जाएंगे। बिच्छू ने कहा नहीं मारूंगा भाई, मैं भी तो मरूंगा। पर रास्ते में जाते जाते डंक मार दिया। अब डंक मरा तो भूतनी का खुद भी, वो भी मरा कौवा। तो ऐसा क्यों? क्योंकि हकीकत में अत्यधिक प्रभाव होता है कि जो जटिलताएं होती है वो ना चाहकर भी हो जाती है। केकड़े को अच्छा खासा पता थी, अगर मैं इस कौवे को काट लूँगा तो मेरे प्राण निश्चित है, मुझे कोई नहीं बचा सकता। फिर भी क्यों काटा? क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी जो शरीर में बन रखे थे रसायन, वो रसायन नहीं रुके सोचने के कारण। सोच छोटी पड़ गई, सोच सीमित पड़ गई और रसायनों ने अपना कार्य कर दिया। रसायनों ने डस लिया प्रभावों ने, और वो प्रभाव अत्यधिक था। तो ये था ढांचा, ये मानव के तय नहीं होता, ये पीढ़ी दर पीढ़ी पता चल जाता है। ठीक है, कि भाई ट्रेट क्या दिखेगी। अब समझो और चीज़ें हम, ठीक है, कि भाई और चालें यही कि व्यक्ति चालें कभी भी प्रिडिक्टेबल नहीं होती, अनप्रिडिक्टेबल होती। चालों का मतलब क्या है? व्यक्ति समय के संग बदलता रहता है, चालें निरंतर होती है। चालें अपने आप को बदलती रहती है ऑलवेज। ऐसा क्यों? देखो सिंपल सा समझो मीनिंग। चालों का कहना यह है, केवल यह है, यदि मुझे किसी व्यक्ति ने नीचा बोला तो मैं अपने आप को ट्रीटमेंट करना चाहता हूँ। यदि मैं आलसी हूँ कोई दिक्कत नहीं, मैं अपने आलस को कहाँ मिटाना है ये मैं जानता हूँ। आदत बदलना चालों द्वारा तय हो जाता है, इसलिए चाल से भविष्य तय होता है व्यक्ति का। जिसकी चालें निराली है वो व्यक्ति निराला कहलाएगा। आज नहीं तो कल कहलाएगा, और कहलाएगा जरूर, क्योंकि चालें खुद के बस में नहीं होती और ढांचा भी अपने बस में नहीं हो पाता। 3 चीज़ें जो चाहिए व्यक्ति को जानने के लिए, या उसे कुछ करवाने के लिए, या चाहने के लिए। सर्कमस्टेंस, उसकी परिस्थिति। आप देखो वे किस वातावरण में। अगर कोई व्यक्ति आपको बुरा दिख रहा है तो हो सकता है वो बुरा ना हो, पर उसका वातावरण बुरा हो। यदि कोई व्यक्ति आपको गरीब दिख रहा है तो हो सकता है वो गरीब ना हो मन से, पर उसका वातावरण गरीब हो। सोचने का तरीका ये बताएगा कि वो अमीर है या गरीब है। ये दोनों के बेस पे तय होगा क्या वो अमीर है गरीब है। अगर दोनों चीज़ ये दिखा रहे कि वो वातावरण में भी अमीर है और वो गरीब, वो वैसे भी अमीर है, तो वो दिखेगा भी अमीर और होगा भी अमीर। जैसे कोई व्यक्ति अच्छा है और बाहर से भी अच्छा दिख रहा है, ये सर्कमस्टेंस और उसके आंतरिक, मतलब बाहरी और आंतरिक दोनों पक्ष अच्छे हैं। पर कई बार क्या होता है, अंदर से तो वो बुरा है पर बाहरी परिस्थिति से वो अच्छा दिख रहा है। तो ये क्या है? एक भेड़ की खाल में भेड़िया, ठीक है। और कभी बार क्या होता है, इसका उल्टा भी हो जाता है कि व्यक्ति अच्छा है पर बाहर से बुरा दिख रहा है, इसको कहेंगे गरीब, पुअर, जिसको हम देख के कह देते हैं। ठीक है, ये 2 तरीके होते हैं। और तीसरी होती है हैबिट्स। हैबिट्स पे ना कहीं चेंज होती है, आदतें व्यक्ति को बताती है। आदतें क्या है? आदतें वही समय के संग आती है। समय के संग व्यक्ति को कल आती है कि मुझे ये चीज़ अपना रही है, ये चीज़ नहीं अपना रही। 5वीं चीज़, व्यक्ति के बारे में ये 3 चीज़ें परिभाषित करती हैं। गुण, जो उसके पास
मतलब भूतकाल को बताएंगे। ये व्यक्ति के व्यवहार तय करेंगे, व्यक्ति कैसा होगा, व्यक्ति कैसा सोचेगा, ये उसके गुण तय करेंगे। चाल, जो व्यक्ति आदतें चाल जो व्यक्ति की आदतें बताएगी। चाल आदतें कैसे बताएगी? क्योंकि चाल ही ये निर्धारित करेगी व्यक्ति क्या अपने आप को बदल सकता है, क्या एक ऐसे पक्ष में भी आएगा जहाँ वो मेहनत करना स्वीकार करेगा, क्या वो ऐसे पक्ष में भी आएगा जहाँ वो अपने आप को बदलना चाहेगा, क्या ऐसे पक्ष में भी आएगा जहाँ वो अपने आप को स्थिर करना चाहेगा। तो ये व्यक्ति की आदतें चालें बता देगी। देखो चालें निरंतर तो है, पर चालें दो चीज़ों पे तय होती है, एक वातावरण में और एक आत्मा पे, एक प्रकृति पे और एक आत्मा में। आत्मा अगर दिव्य है तो वो चालें अपने आप बदलेगी। अगर वातावरण दिव्य चाहता है कि ये व्यक्ति अभी जिस परिस्थिति में उस परिस्थिति से बदल जाए, तो वातावरण चालें तय करेगा। मतलब ना चाहकर भी व्यक्ति वो सोचेगा। जैसे मैं हूँ, मैं बुरा करना पसंद नहीं करता, मैं लोगों का अच्छा सोचता हूँ, मैं क्या बोलते हैं सेक्स करना पसंद नहीं करता, परंतु परिस्थिति मुझे कहती कहेगी नियम तोड़ो। मैं मांस खाना पसंद नहीं करता, परिस्थिति मुझे कैसे कहेगी मांस खाओ जब मजबूरी पड़ेगी। ऐसा क्यों? कि ये चालें मेरी खुद की है जो मैं हरकतें कर रहा हूँ? नहीं, ये समय के संग आई है। जो समय के संग आ रही है वो प्रकृति द्वारा, जो समय से विरुद्ध आ रही है वो खुद के द्वारा आ रही है चालें। ठीक है। और आदतें, क्या आदत देख लो अब चेंज है। पहले जो मैं व्यक्ति था सीधा साधा सही सोचता था, और आज के टाइम पे मैं इतनी ब्रूटलिटी सोच लेता हूँ जो कोई और व्यक्ति नहीं, जो मुझे प्योरली विलन कहा जा सकता है दुनिया का। तो आदतें मेरी बदल चुकी है। भविष्य में वह क्या करे पाएगा ये बताएगा, और सोचने का तरीका, और उसकी सोच क्या होगी ये भी बताएगी चालें। तीसरी चीज़ स्वभाव। स्वभाव हमेशा वर्तमान बताता है, व्यक्ति की परिस्थिति और उसकी संपन्नता। स्वभाव क्या है? कोई अमीर व्यक्ति है तो वो अपने आप को कैसा खाना पीना खाएगा, बेहतर तरीके से कांटे चम्मच से, ये उसका स्वभाव बता देगी। फिर वो इरिटेट भी कैसे करेगा, ईयू, ऐसा नहीं कि वो गाली बक के इरिटेट करेगा कि चल मारा चल, ऐसे नहीं करेगा, ईयू करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव माँ से उसको ये दर्शा रहा है कि देखो वो हाई क्लास है। ठीक, जब आपके पास बल्क में डेटा हो तो आप रीडिंग ऑफ एनालिसिस कर सकते हैं, बस ध्यान रखें सब में पैटर्न बन रहा हो। ठीक, ऐसे ही बल्क में खरीदे हुए प्रोडक्ट सस्ते और मोर बेनिफिशियल हो जाते हैं। ये एग्जांपल ऑफ डिफरेंट बॉडीज कॉम्प्लेक्स बट हैव सेम लॉजिक। अब मैंने क्या कही, देखो मेरे को ये बता दें कि बल्क में चीज़ें खरीदी हुई सस्ती हो जाती है। सस्ती मतलब आसान हो जाती है। देखो यही इकोनॉमी में लग रहा है, यही साइकोलॉजी में लग रहा है। अब बताओ कहाँ साइकोलॉजी कहाँ इकोनॉमी? अलग अलग है दोनों के कॉन्सेप्ट से, बट दोनों में सेम लॉजिक कर रहा है क्योंकि कॉम्प्लेक्स है। देखो अब साथ में भी समझो, ध्यान, पेशेंस, साइलेंस, कंट्रोल, कॉन्फिडेंस, एक्सेट्रा फॉर रिच, ये सब अमीरी है, ये सब दिव्य तत्व है। आप पे ध्यान है तो आप बहुत बेहतर हो, ये समय के संग आएगा आपको। धैर्य है, समय के संग ज्ञात होगा। साइलेंस, समय के संग ज्ञात होगा कि साइलेंस क्यों चाहिए। कंट्रोल, समय के संग ज्ञात होगा। कॉन्फिडेंस, समय के संग होगा। ऐसे बते रहे, क्योंकि उससे सोचने का तरीका उसकी चालें निर्धारित करती है। चालें यानी हरकतें, और आदतें यानी उसके गुण, उसकी पहचान है। ठीक है, ध्यान रखें व्यक्ति की काया द्वारा जो रूप धारण करा जाता है वह निर्धारित नहीं करता, वह सिर्फ वर्तमान स्थिति ही परिभाषित कर सकता है। जैसे घमंड, गुस्सा, हेल्प करना, खुश होना, ये बदलते रहते हैं समय के साथ। तो ये कोई ये तो नहीं करेगा। जैसे कोई व्यक्ति घमंडी है तो यूँ नहीं कि वो शुरुआत से लेकर अंत तक ऐसा ही रहेगा, बदल सकता है। गुस्सा आ रहा है किसी व्यक्ति को, क्रोधी है, ये चिल्ला रहा है, तो हो सकता है परिस्थिति बेकार हो, बदल गई, बदल सकता है। हेल्प करना, आज कर रहा है कल नहीं करे। खुश होना, आज खुश है कल ना हो। व्यक्ति के बारे में ये तीन ऐसे परिभाषित करते हैं। देखो ये तीन क्या है? सोचने का तरीका। सोचने के तरीके से आप व्यक्ति के वो व्यक्तित्व बता सकते हो। जैसे मेरे मामा और मेरे दोस्त एक कैटेगरी के हैं, जैसे कि मैंने बताया था। परिस्थिति से व्यक्ति के जीवन जीने की रहस्य पता चलता है। जैसे मेरे मामा आलसी है क्योंकि उनका बाप
दुकान से पैसे कमा के देता है और मेरा दोस्त मेहनती है क्योंकि वह गरीब है। बट दोनों में एक ट्रेड सेम है सोचने के तरीके से, दोनों की लालची और खर्चीले है। ठीक है। अच्छा, आदतें ये बताती है कि व्यक्ति क्या अपने आप को बेहतर बना सकता है। बुरे वातावरण में मेहनत का काम करना, अच्छे वातावरण में अच्छा स्वभाव या बुरा स्वभाव का अध्ययन करना, यानी काबिलताएँ ये यहाँ से उज्ज्वल होती है। इसलिए आदतें व्यक्ति को कुछ भी बना सकती है, परंतु हमेशा अत्यधिक तेज देती है। जैसे आलस में महाआलसी बना देती है आदतें, मेहनत में आपको मजदूर बना देती है। क्यों? अब यहाँ पे क्यों? जो मेहनत है, अगर आप आदत की बात करें तो मेहनती आदत मजदूर भी होता है, मजदूर को भी आदत होती है मेहनत करने की, पर बात करती हरकत की। अगर आप मजदूरी कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, क्या आपका दिमाग इतना है कि वो सेटिस्फाइड नहीं है? अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो सोचेगा, आज सोचेगा, कल सोचेगा, परसों सोचेगा, और उसकी हरकतें उसको बदलेगी, उसका चिंतन उसको बदलेगा, उसकी सोच उसको बदलेगी, और क्या कहेगी, या उसकी प्रकृति उसको बदलेगी, और क्या कहेगी, यहाँ मेहनत 10 घंटे काम करने से बेहतर ये है कहीं और मेहनत कर लो और उधर से बेनिफिट ज़्यादा कमा लो। तो ये मजदूर और मेहनती से चालाक बनना अलग है। देखो, एक हार्ड वर्कर और एक स्मार्ट प्लस हार्ड वर्कर में अंतर हो जाता है। स्मार्ट प्लस हार्ड वर्कर में ये है कि उसने सोचा भी और सब चीज़ों को संतुलन लेके चला। एक मेहनत में मजदूरी मिली, सब कुछ मिली, पर उसने कभी अपने आप को बदलने की नहीं सोची। यही चीज़ है। तो पूरे सर्कमस्टेंस में मैंने बताया, देखो हकीकत में यह है कि हम बॉडीज़ को एनालाइज करके किसी भी व्यक्ति के ट्रेट बता सकते हैं। यह हकीकत है। लॉजिक्स जैसे नसें जो है, अब मैं यहाँ पे भी अगर बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस की बात करूँ, बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस की, तो जो हमारी नसें हैं, हम कहते हैं कि अगर हमारे पेट में कुछ खराबी है तो हमारे एक्ने आ जाते हैं, ये आ जाते हैं। अब मुझे बताओ, ये सारी नसें एक दूसरे को प्रभावित कैसे करती हैं? यहाँ एक्ने आने का मतलब है हमारे पेट में खराबी हो रही है। अगर ये जो फेस के चेहरे पे कुछ भी प्रभाव पड़ता है, ये हमारे पेट में वो हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि चीज़ें सेम लॉजिक, सेम कनेक्टिविटी के साथ वर्क कर रही है। कोई चीज़ दूसरी चीज़ को फ़र्क डाल रही है, पूरी बॉडी को फ़र्क डालती है आपका तंत्र। बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस